Welcome students. Today we will again continuing class 8 chapter 2 geography. Okay, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. As we know that the land is very important to us, similarly the soil is very important and actually most important part of the land. So in this class we will discuss about the soil resources, its formation and its conservation. So let's begin it. The soil. What is soil? The term soil is often associated with dirt on the earth surface, यानी अर्थ के सरफेस पे जो धूल भरी परत है वही क्या है? Soil है. However, the truth is that the soil is very important resources. The thin, grainy substance that cover the top of the earth is called soil. यानी अर्थ के ऊपर जो पतली धूल भरी ग्रेनी सब्सटेंस है, यानी जिसपे ग्रेन्स उगते हैं, वो जो सब्सटेंस है उसी को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. और ये अर्थ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. सो सॉइल इन डिफरेंट प्लेस हैव देयर ओन यूनिक प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग जगहों पे सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यानी सॉइल डिफरेंट हो सकते हैं. देखते हैं, वी आर नोइंग दैट द soil have different types, somewhere laterite soil, somewhere black soil, somewhere red soil, somewhere desert soil. So it different on the basis of its color, texture, moisture, depth and layer etc. So soil is made up of 3 main components. soil जो है यही 3 main components से मिलकर बना होता है, यानी जहाँ पे जिस तरह का कंपोनेंट होगा वहाँ उस तरह की सॉइल पाई जाएगी. पहला कंपोनेंट क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर, यानी जिससे सॉइल का बेस बना है. सॉइल ऑब्वियसली वी नो दैट सॉइल रॉक्स के टूटने से बनती है, तो वो जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर यानी जो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे छोटे जीव और प्लांट्स एंड डीके ऑफ एनिमल जो सॉइल में मिक्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक materials which known as the humus, and also the living organism reside in the soil. The inorganic material are the rock that have been broken down into smaller pieces, and the size varies, so they are पेबल्स. यानी क्या होता है? अलग अलग मिट्टी में उसके साइज भी क्या करते हैं? वैरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं. कहीं बहुत बारीक परत हो सकती है, यानी कहीं बहुत महीन कण हो सकते हैं, कहीं बड़े बड़े पेबल्स पत्थर हो सकते हैं जिसको हम लोग कंकर नोड्यूल्स कहते हैं, एंड ग्रेवल, और बहुत थिनी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, यानी बहुत टाइनी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. एंड also it has a sand and clay in the soil. Then organic matter are decaying living matter, and this could be plant or animal have die and decay until they became the part of soil. यानी जब जो एनिमल और प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, जब वो पूरी तरह से सॉइल में मिल जाते हैं, then they became a part of the soil and they mix as a humus in the soil. So the proportion of organic and inorganic matter is important in determining the soil type. If the proportion of these all component is correct, the soil is fertile. यानी इनका जो correct proportion होगा, यानी इनका जो पार्ट होगा सबका इक्वल होगा या फिर करेक्ट मात्रा में होगा, तो क्या होगा? सॉइल काफ़ी फर्टाइल होगी. अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी absence है, then सॉइल unfertile होगी. So let's see the factor that led for formation of soil. So there are many factors which responsible for soil formation. So before we understand the factors, we have to understand that what is a soil profile. Soil का profile क्या होता है? So look at here, this is the soil profile. अब क्या है कि एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे जैसी ज़मीन होगी, सॉइल कैसी बनेगी ये उस पर डिपेंड करेगा. यानी
जमीन जैसी होगी, जैसा लैंड फॉर्म होगा उसी तरह की सॉइल वहाँ पे बनेगी। बिकॉज अब ये जो सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है, एक सॉइल के नीचे यानी अलग अलग लेयर्स होते हैं। जो कैसे लेयर्स होते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जिसपे ह्यूमस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वेजिटेशन होती है। एंड उसके नीचे होता है सब सॉइल विच इज सैंड, स्लिट एंड क्ले, जिसमें सैंड, स्लिट और क्ले होती है, जो कि सॉइल ह्यूमस वाले लेयर के नीचे के सॉइल होते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ वेदर्ड रॉक मटेरियल। अब वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या है? इट मीन द ब्रेकिंग अप and decay of exposed rock by temperature change, frost action and plants, animal and you and man। यानी अलग अलग टेम्परेचर के चेंज होने से डिफरेंट फ्रॉस्टिंग एक्शन की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं जी, और इन पत्थरों से ही टूटकर ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो बना है। तो ये क्या है? वेदर रॉक मटेरियल है, जो कि इस जगह यहाँ पे इस लेयर में बिछे हुए होते हैं। एंड देन उसके नीचे होता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हमेशा ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह का टॉप सॉइल होगा। सपोज दैट इफ देयर इज अ इग्नियस रॉक, देन there is a black soil. If there is a basalt, then basalt kind of rock, then there is a laterite soil। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक कैसा होगा। पेरेंट कहने का मतलब क्या है? हमारी रूट, यानी हमारे अंदर जो जीन्स है वो हमें कहाँ से मिले? अपने पेरेंट से मिले हैं। तो सिमिलरली जो सॉइल है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मिनरल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर प्रॉपर्टीज़, वो इसे कहाँ से मिली है? इसके पेरेंट रॉक से मिली है। सो एज अ होमवर्क यू हैव टू ड्रॉ दिस सॉइल profile in your copy। Now let's understand that the factor led the soil formation। first one is the parent rock। अब parent rock क्या करता है? it determine color, यानी parent rock determine करता है कि soil का color कैसा होगा, इसका texture कैसा होगा, chemical properties में किस तरह की chemicals होंगी। suppose that if there is any area there is a laterite soil, then उसमें क्या होगा? आयरन की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी। तो किस तरह का मिनरल होगा, किस तरह के कंटेंट होंगे। एंड परमेबिलिटी मीन्स वो पानी को कितना होल्ड करेगा, वाटर कैपेसिटी कितनी होगी। सपोज दैट डेजर्ट रीजन में सॉइल की परमेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? बिकॉज कंकड़ीली मिट्टी है, पानी आसानी से उससे बह जाता है। लेकिन कुछ कहीं ऐसी मिट्टी होती है जहाँ जो मिट्टी पानी को आसानी से बहने नहीं देती, यानी उसकी परमेबिलिटी क्या है? बहुत हाई है। नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे भी क्या होती है? रॉक्स टूटती हैं और टूटने की वजह से सॉइल में चेंज होती है। Sometimes the river, glaciers and high temperature also break the rocks and contribute into the soil फॉर्मेशन। अब जैसे हम लोग 7th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं मोरैन के बारे में। मोरैन क्या था? ग्लेशियर की एक स्थलाकृति है, जिसमें जो ग्लेशियर है जब वो खिसकता है तो वो चट्टानों से टकराता है, वहाँ फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो चट्टान है, जो रॉक है, वो टूट जाती है और टूटने से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो एंड नेक्स्ट इसमें और क्या है? रेनफॉल इन्फ्लुएंस, यानी जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है या प्लांट्स वहाँ पे नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? सॉइल का ऊपरी लेयर जो है पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर के जो ह्यूमस है वो भी वॉश आउट हो जाने की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं रह जाए। सपोज दैट इंडिया का जो ये साउदर्न टिप है, यानी जो ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे क्या है? डेफिनेटली द एरिया इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ रेनफॉल, इट रिसीव लॉट्स ऑफ रेनफॉल, बट हेंस इट इज़ अ लैटराइट सॉइल। यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में यहाँ लैटराइट सॉइल मिलता है। रीज़न क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, यानी जो टॉप सॉइल है, ह्यूमस का लेयर है, वो बह जाता है, और बहने की वजह से यहाँ पे क्या मिलता है? लैटराइट सॉइल, यानी ऊपर की ऊपर की जो सतह है वो बह गई और नीचे जो बच गया वो क्या है? काफ़ी कंकड़ीला
है और पथरीली मिट्टी है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिलीफ। रिलीफ मतलब एल्टीट्यूड, किस तरह की ऊंचाई है, किस तरह का स्लोप है। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है, अगर स्लोप है तो क्या होगा, पानी आसानी से बहेगा और सॉइल इरोजन होगा। एंड इट डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का इरोजन डिटरमाइन करती है। वहीं अगर ज़मीन क्या है, फ्लैट है, तो सॉइल इरोजन होगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं होगा जितनी कि इस स्लोप पे होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द फ्लोरा फुना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी फ्लोरा फुना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो ह्यूमस है वो बढ़ेगा सॉइल में, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द टाइम। टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम के साथ साथ सॉइल की थिकनेस भी क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। जो पुरानी मिट्टी होती है, जंगलों की मिट्टी होती है, वहाँ क्या होता है, ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो काफ़ी फर्टाइल होती है। सिमिलरली टाइम के साथ जैसे जैसे उसका इरोजन होता है, उसकी फर्टिलिटी वहीं कम भी होती चली जाती है। तो टाइम डिटरमाइन करता है कि इसकी थिकनेस बढ़ेगी या घटेगी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सॉइल की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो घटती या बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द वेरियस फैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू ऑल्सो कंप्लीट दिस चार्ट इन योर कॉपी। So let's discuss the factors one by one. First one is the nature of parent rock. The parent rock is break down into small pieces of rock and minerals by the process known as the weathering. यानी जो parent rock है अलग अलग weathering process से, टेम्परेचर से, फ्रॉस्टिंग की वजह से टूट के हैं तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, जो कि क्या कहलाता है, जो वो प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग। ओके, द कलर, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द पेरेंट रॉक डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यानी जो पेरेंट रॉक होगा, एज आई से, जैसा पेरेंट रॉक होगा सॉइल भी उसी तरह का होगा। इफ इट्स अ इग्नियस रॉक देन सॉइल विल बी ब्लैक, तो वहाँ ब्लैक सॉइल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। इट मीन्स जैसे हमारे पेरेंट्स की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर देखने को मिलती है, सिमिलरली जो पेरेंट रॉक है इसकी क्वालिटी सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन आर द एरिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट इंकरेज रैपिड प्लांट ग्रोथ, दस द हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन। यानी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमस क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ क्या होगा, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सो उस समय क्या होगा, एट द सेम टाइम इन वार्म क्लाइमेट ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो डीकम्पोज फास्टर। यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डीके होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डीकम्पोज होगा, जिसकी वजह से ह्यूमस का जो कंपोनेंट है सॉइल में बढ़ेगा। नोटिस दैट द फ्रूट कीप आउटसाइड डीकम्पोज फास्टर इन वार्म सीजन देन कोल्ड सीजन। यानी जब हम देखते हैं कि अगर हम किसी फल को गर्मियों में बाहर रख दें तो वो ठंड के मुकाबले यानी सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में फल जो है बाहर रखे रखे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि जो गर्म मौसम होता है यानी जो वार्म क्लाइमेट होता है वो किसी भी चीज़ को डीके करने के लिए, सड़ाने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ तेज़ी से प्रोसेस होता है। वहाँ बैक्टीरियल प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। So rainfall also determine the soil formation. Excessive rainfall cause lynching of soil. Then lynching refer to the process by which chemical, nutrient and other suitable matter in soil are dissolved by the excessive water or washed away. अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो क्या होगा, इससे भी सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, अफेक्ट होता है। जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो उससे लिंचिंग होता है। लिंचिंग यानी जो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो पानी के साथ उसका बह जाना। इट मीन सॉइल का इरोजन होना। इसकी वजह से सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, केमिकल्स है, जो सॉल्यूबल मैटर्स है, जो ह्यूमस है, वो भी उसके साथ बह जाता है और सॉइल
अनफर्टाइल हो जाती है। Okay, next one is the flora, fauna and microorganism. Plant affected soil development by supplying upper layer with organic matter. यानी प्लांट जो है अफेक्ट करते हैं सॉइल के डेवलपमेंट बाय सप्लाइंग अपर लेयर, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, यानी फ्लोरा और फना से मिलता है। इन सम एरिया वेयर देयर इज नो वेजिटेशन, यानी ऐसे रीजन जहाँ पे किसी तरह का वेजिटेशन नहीं है, देन सॉइल इरोजन इज वेरी कॉमन phenomenon. Suppose that राजस्थान और एनी डेजर्ट रीजन, सहारा, तो यहाँ क्या है, प्लांट्स कम है, तो जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह बाय द वेदरिंग एजेंट लाइक विंड और वाटर आसानी से ट्रांसफरेबल हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, तो सॉइल का इरोजन क्या होगा, बहुत आसानी से होगा। इन सच केस द सॉइल इज वेरी थिन, और इस केस में सॉइल की जो परत होती है बहुत पतली होती है और पोरस होती है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो एंड लीफ, ट्विंग एंड बार्क फ्रॉम लार्ज प्लांट फॉल into the soil are broken down by the fungi, bacteria, insect, earthworms and burrowing animals, and these are अब क्या होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, ये तो बात थी कि जहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं उस केस में क्या होगा, जो प्लांट्स के लीव, ट्विंग्स, बार्क जब वो नीचे गिरते हैं तो सॉइल में ही वो सड़ने लगते हैं और उसमें बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दीज ऑर्गेनिज्म ईट एंड ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग प्लांट न्यूट्रिशन। अब क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने लगते हैं, डीके करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी ह्यूमस का प्रोडक्शन होता है और ह्यूमस मिलता है। दिस ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म ह्यूमस इन सॉइल। ह्यूमस गिव द सॉइल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर, यानी जितना ह्यूमस होगा वो सॉइल को क्या देगा, एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर, पानी को पकड़ के रखने, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी देगा। बिसाइड दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड अ रिजर्वेयर ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बैलेंस्ड प्लांट ग्रोथ, यानी और प्लांट के लिए यह काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन को भी क्या करता है, रिजर्व करके रखता है, जिससे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो दैट द फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। Okay, next point is topography. Okay, there is a strong interaction between topography and vegetation. Topography क्या है, किसी भी एरिया की जो ज़मीन होगी, जो सतह होगी, वो कैसी होगी, बहुत ऊंची होगी या फिर लोअर होगी, वो कैसी होगी, तो इससे सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। इट मीन्स जैसी ज़मीन होगी सॉइल भी उसी तरह से होगा, यानी जैसा सॉइल है, जैसी ज़मीन है, जैसा लैंड है, सॉइल का फॉर्मेशन भी वैसा ही होगा। ओके, द टर्म टोपोलॉजी रेफर एज द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ लैंड सरफेस एंड इट्स स्लोप, यानी टोपोलॉजी से क्या मतलब है, किसी एरिया की ज़मीन कैसी होगी, वहाँ का स्लोप यानी ढाल कैसा होगा। This factor determine how the rain water will travel through the landscape. ये determine करता है कि जो पानी है, बारिश की पानी, वो कैसे एरिया से ट्रैवल करेगी। Suppose that if there is a माउंटेन रीजन, तो क्या होगा, पानी यहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएगा, यानी सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू द प्लेस विच हैज़ अ फ्लैट टोपोग्राफी। जहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी है वहाँ पे सॉइल इरोजन हिली एरियाज के कंपैरिजन में कम होगा। देयर इज अ केस स्टडी। So this is an image of valley in India. Notice that the steep slope of mountain barely have any vegetation. हम देख सकते हैं इस इमेज में कि एक वैली की इमेज है और यहाँ माउंटेन स्लोप्स है और यहाँ हार्डली किसी तरह का वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। So this is because
द रेन काउ सॉइल इरोजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से, यहाँ बहुत हाई सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी की टॉप लेयर क्या हो गई? इरोज्ड हो गई, बह गई, जिसकी वजह से सॉइल काफ़ी अनफर्टाइल हो गई। इस वजह से यहाँ वेजिटेशन बहुत कम है। हाउएवर द वैली एंड लोअर स्लोप ऑफ माउंटेन, लेकिन इसका जो नीचे का स्लोप है यहाँ पे प्लांट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊपरी ढलान के कंपैरिजन में सॉइल का इरोजन क्या होगा? कम होगा। सो द माउंटेन हैव सिग्निफिकेंट amount of tree, this because the rain water which carry the erode soil with start disposing at the lower height। यानी जब माउंटेन ऊपर से, माउंटेन टॉप से पानी क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रही है? सॉइल को वॉश आउट करते हुए नीचे लेकर आती है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? इसको लाकर जमा दे रही है, जिससे ऊपर का जो मिनरल है वो आकर के सॉइल के माउंटेन का जो फुट हिल है यहाँ पे जमा होता है, जिसकी वजह से माउंटेन के निचले भागों में हमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेजिटेशन अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट दिस वन इज़ द वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस वेजिटेशन ऑन माउंटेन टॉप। सो एंड it deposing this make the lower slope fertile, जिसकी वजह से जो लोअर स्लोप है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। यहाँ प्लांट्स का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिल। सो द वाटर मूव डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट ऑल्सो इरोड द सॉइल एंड स्टेप लेंथ, shape and the length of slope are important because they influence the rate at which water flow into or off the सॉइल। यानी जब माउंटेन की ऊपरी ढलानों से पानी तेजी से बहता है तो ये काफ़ी सारा सॉइल का इरोजन करता है, काफ़ी सारी सॉइल इसके साथ बहती हुई चली जाती है। सो द इरोजन मूव द सॉइल फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन, ऊपर से नीचे की ओर उसको मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है इसे बहा कर ले आता है। काउजिंग द सॉइल इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द हिल। एज आई एक्सप्लेन, दैट इज वाई द सॉइल इज मच थिकर देन द फ्लैट लो लेइंग एरिया एंड वेरी थिन ऑन द स्टेप। यानी जो निचली एरिया होती है वहाँ काफ़ी ज़्यादा सॉइल की मोटी लेयर होती है, वहीं जो ऊपरी लेयर है वहाँ पे बहुत कम मोटी लेयर होती है सॉइल की। Similarly, the terrain which receive the more sunlight tend to have weather dry soil। यानी सिमिलरली जहाँ पे जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो काफ़ी ड्राई होती है। यानी पत्थर हाई टेम्परेचर की वजह से टूटने लगते हैं, टूट कर बिखरते हैं, यानी मिट्टी में कंकड़ नोड्यूल्स की मात्रा बढ़ जाती है। एंड इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ dry soil like desert region. Okay, next one is the time. The soil formation is slow process that take 100 or even 1000 of year. Okay, this is one of the main reason that why we have to use soil with sustainable methods, because it take 100 even 1000 of year। यानी सॉइल को बनने में काफ़ी टाइम लगते हैं, इसलिए इसे कंजर्व करना, सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द लॉन्गर a soil surface has been exposed to soil formation agent like rain, growing plant and the greater development of the soil। the chemical क्या टाइम के साथ साथ, बारिश के साथ, प्लांट के डेवलपमेंट के साथ सॉइल की फॉर्मेशंस चेंज होती हैं, सॉइल की जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो सब चेंज होती है। सॉइल रेगुलेट द सॉइल, क्लाइमेट रेगुलेट द सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल आर मोर डेवलप इन एरिया विथ हायर रेनफॉल एंड मोर वार्मथ। यानी सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है उस रीजन में जहाँ बारिश ज़्यादा तो होती है, लेकिन उसके साथ वो एरिया गर्म भी होता है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है।
लाइक कॉन्गो एंड अमेजोन रेनफॉल, यानी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, बारिश भी मिल रही है, जिससे सॉइल क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करती है, काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल में, हाई रिचनेस बढ़ जाती है, जिससे सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, उन रीजन में सॉइल का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। and the rate of climate chemical weathering increase by 2 to 3 time when the temperature increase by 10 डिग्री, यानी हर बार वेदरिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ओके, तो ये बढ़ता है जब भी टेम्परेचर 2 से 3 बार 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी टेम्परेचर में जब 10 डिग्री का डिफरेंस हो, सपोज मान लो आज 30 डिग्री है लेकिन कल टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो रॉक है वो टूटेगी और टूटने की वजह से थिन पार्टिकल्स में चेंज होगी, और वही थिन पार्टिकल टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होकर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड the climate also affect the which organism that present affecting the soil chemically and physically.